अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस अकेडमी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके कुछ टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, जिनमें विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी एंड द टाइप्स ऑफ फ्लूइड शामिल हैं। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है: द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप and speed of fluid at any point along the pipe is constant। ये डेफिनेशन को हम समझने के लिए इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं कि हमारे पास अगर ये एक पाइप है तो इस पाइप का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ A1 का, और इसमें जो बहने वाला फ्लूइड है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उसकी जो स्पीड होगी मैं उसको नाम देता हूँ V1। और यहाँ से क्या होगा कि इधर से जो फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहा होगा और उस बाहर निकलने वाले फ्लूइड की जो स्पीड होगी वो स्पीड होगी जी V2, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो क्या होगा, A2 होगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सेम क्यों रहेगा? ये काम करता है द प्रिंसिपल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। इसका ये प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना मास इंटर होगा उतना ही मास क्या करेगा, उस पाइप को लीव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो चीज आती है कि द प्रोडक्ट ऑफ एरी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। उससे क्या मुराद है? उसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे एरिया और स्पीड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करने से, मैं एक समझने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 5 आ रहा है यहाँ पे, तो होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो इस जगह भी क्या होगा, इसका आंसर 5 ही आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट का। यहाँ पे भी क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। और अगर मैं यहाँ पे भी लूँगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 ही आने वाला है। इसको समझने के लिए हम इसकी डेरिवेशन करते हैं और डेरिवेशन के बाद हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बज़ाहिर हमें डायग्राम देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये छोटा है और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये बड़ा है। होना ये चाहिए कि यहाँ पे जितना फ्लूइड इंटर हो रहा है उसकी मिकदार कम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें क्रॉस सेक्शन एरिया कम नज़र आ रहा है और ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है ये ज़्यादा है। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो ज़्यादा है और यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना फ्लूइड यहाँ पे इंटर होता है उतना ही फ्लूइड क्या करता है, यहाँ से आउट होता है। तो इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि मास स्टार्टिंग में भी उतना रहता है और जब पाइप को लीव करता है तब भी उतना रहता है, उसको हम चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मैंने पहले ही बताया कि ये वाली साइड जो है, इस पाइप की ये वाली साइड को मैं लोअर एंड कहूँगा और इस वाली साइड को मैं क्या नाम दूंगा, अपर एंड का नाम दूंगा। और लोअर एंड वाली जो साइड है उसमें पैरामीटर्स यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये A1 है। यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड होगी वो क्या होगी, V1 होगी। वो जितना डिस्टेंस लॉन्ग द पाइप कवर करता है वो क्या होगा, डेल x1 होगा। अब ये जो आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये असल में इस फ्लूइड के अंदर बहने वाले पार्टिकल्स हैं, या जिनको आप स्ट्रीम लाइंस कह सकते हैं। ये वो स्ट्रीम लाइंस हैं जो फ्लूइड क्या करेगा, इन स्ट्रीम लाइंस की शक्ल में इस तरह फ्लो करेगा इस पाइप के अंदर। और इसी तरह मेरे पास अपर एंड पे क्या है अपर एंड पे क्या है कि मेरे पास जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो यहाँ पे क्या होगी, V2 होगी। और मेरे पास अपर एंड पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप है वो क्या होगा, A2 होगा। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्लूइड वो किसके बराबर होगा, डेल x2 के बराबर होगा। यहाँ पे एक और पैरामीटर को समझना बड़ा जरूरी है, वो है टाइम। एक सेकंड के अंदर जिस लम्हे कुछ मास ऑफ फ्लूइड इधर से इंटर होगा उसी लम्हे क्या होगा, इधर से वो उतना ही मास ऑफ फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, इसको लीव कर देगा पाइप को। तो दोनों का जो टाइम रहने वाला है वो सेम रहेगा। उसी वक्त जितना मास इंटर होगा उतना मास क्या करेगा, उधर से लीव कर जाएगा। तो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस साइड पे लोअर एंड पे जितना मास होगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास को मैं लिख देता हूँ डेल m1 से। क्रॉस सेक्शन एरिया जो यहाँ पे होगा वो होगा हमारे पास A1, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा फ्लूइड ने यहाँ पे वो क्या होगा, डेल x1 के बराबर होगा। और जो यहाँ पे टाइम लगा होगा उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा डेल t से।
अब जितना मास इसके अंदर इंटर हुआ है उसको हमने ड्राइव करना है और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी की डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेंसिटी के। अब यहां से अगर मैं मास निकालता हूं तो क्या होगा, वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल m1 इज इक्वल टू डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास ρ1, और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए लिख देता हूँ कैपिटल V1, और यहाँ पे वॉल्यूम मुझे प्लेस करना पड़ेगा और वॉल्यूम को यहाँ पे समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल जो है जिसको आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर या अपने इस टॉपिक के अंदर शामिल नहीं करना। तो ये एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैंने किसी स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इस साइड को मेजर करूँगा मीटर के अंदर और इस साइड को भी क्या करूँगा, मैं मीटर के अंदर मेजर करूंगा। और मैंने अगर इसका पूरा एरिया निकालना है तो मैं लेंथ ऑफ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मीटर और मीटर को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। और इसमें अगर मैं क्या करूं कि एक डायमेंशन, यहाँ पे तो 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ थी, तो उनका जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर आई, एरिया के बराबर आई। यहाँ पे अगर मैं एक और डायमेंशन को भी साथ में शामिल कर दूं तो क्या होगा, एक और डायमेंशन मुझे पता है कि ये एक प्लेन के लिए जो हमारे पास डायमेंशन होती हैं एरिया के अंदर वो मीटर स्क्वायर के बराबर होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई, जो मैंने एक और लेंथ की डायमेंशन शामिल की उसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वॉल्यूम बन जाएगा इस क्यूब का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेंथ की 2 डायमेंशन हो तो वो एरिया बताती हैं, और इसी तरह लेंथ की एक और डायमेंशन उसे मल्टीप्लाई करवा दी जाए, यानी 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ हो तो वो क्या बना देती हैं, वॉल्यूम बना देती हैं किसी भी चीज का, किसी ओके। तो यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम की जगह इस जगह पे इस क्रॉस सेक्शन यानी इस पाइप के लिए जो हमारे पास वॉल्यूम होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे एरिया तो हमारे पास है, अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे इधर हमें एक और डायमेंशन मीटर लेंथ की यहाँ पे शामिल हो गई थी, इसी तरह क्या हो कि अगर यहाँ पे भी एक लेंथ की डायमेंशन और आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, इस क्रॉस इस पाइप का वॉल्यूम बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको मैं उसी तरह लिखूंगा ρ1, और वॉल्यूम के लिए एरिया A1 आ जाएगा, और साथ में डायमेंशन एक और साथ में होगी, वो क्या होगी जी, डेल x1 होगी, जो ये लेंथ है, ये इतना डिस्टेंस है जो फ्लूइड क्या करता है, कवर करता है ड्यूरिंग फ्लो। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, हम डेल x1 की वैल्यू को भी ड्राइव करेंगे। उसको हम कैसे करेंगे, इस इक्वेशन से s इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पे जो s है वो हमारा डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कितना है जी, डेल x1 के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने इसको डेल x1 से रिप्रेजेंट किया है या इसके बराबर रख दिया है। जो स्पीड है वो v1 के बराबर है, और जो टाइम यहाँ पे लग रहा है वो कितना है, डेल टी का है। इन सारी वैल्यूज को मैंने इन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो मेरे पास ये बन जाएगा डेल x1 इज इक्वल टू v1, और साथ में आ जाएगा डेल टी। तो डेल x की जगह पे हम इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा ρ1 a1, और साथ में आ जाएगा v1 डेल टी। तो ये वो मास है, ये हमारे पास मास आ चुका है। कौन सा मास, जो लोअर एंड पे इसके अंदर इंटर हो रहा है, कुछ इस तरह से डेल m1 वो मास है जो यहां से क्या हो रहा है, लोअर एंड से इंटर हो रहा है। अब सिमिलर हम क्या करेंगे, हम जो मास इधर से बाहर की तरफ आ रहा है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपर एंड की तरफ चलते हैं, तो अपर एंड पे जो मेरे पास मास होगा वो बराबर होगा डेल m2 के, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप हमें पता है यहाँ पे क्या होगा A2, और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया होगा वो कितना होगा फ्लूइड ने, डेल x2 होगा, और जो टाइम यहाँ पे उसने टेक किया है वो है जी डेल t के बराबर है। और उसी तरह से इन सारे पैरामीटर्स को जब वहां पे प्लेस किया जाएगा, सिमिलरली मास 2 हमारे पास आ जाएगा डेल m2 इज इक्वल टू ρ2 A2 स्पीड V2, और साथ में आ जाएगा डेल t। ओके, सो ये हमारे पास जो मास था ये वो वाला मास था जो पाइप में इंटर हो रहा था लोअर एंड से, और ये जो हमारे पास मास आया है ये वो मास है जो अपर एंड से क्या हो रहा है, लीव कर रहा है पाइप को।
तो जैसा कि फ्लूइड जो है हमने पहले डिस्कस किया कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और लमिनर फ्लो है, तो यहाँ पे जितना मैस इंटर हो रहा है उतना ही मैस क्या करेगा, लीव करेगा। तो उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, एज द फ्लूइड इज आइडियल सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, जितना मैस पाइप के अंदर इंटर हो रहा है उतना ही पाइप को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो हमें पता है कि जो डेल m1 है वो किसके बराबर है, रो वन a1 और v1 इंटू टी डेल टी के, और इसी तरह जो डेल m2 है ये बराबर है हमारे पास रो टू a2 v2 और साथ में डेल टी के। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इनकी इक्वेशंस को यहाँ पे मैंने प्लेस किया है। तो जैसे इक्वेशंस को प्लेस किया, ये डेल टी और ये डेल टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों टाइम इंटरवल सेम है। जिस सेकंड वक्त के जिस हिस्से में जो फ्लूइड यहाँ पे मैस इंटर हुआ है उसी लम्हे क्या हुआ है, इधर से मैस उतना यहाँ से बाहर लीव कर गया। मैंने स्टार्ट में बताया था। तो जो दोनों के लिए टाइम होगा वो सेम होगा, इसलिए टाइम यहाँ पे डेल टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्या होगा कि अगर फ्लूइड आइडल है तो नॉन इनकम्प्रेसिबल है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू, आप रो रखेंगे और आप क्या कर देंगे, इस रो वन और इस रो टू को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू आ जाएगा a2 और ये v2। यहाँ पे v1 और v2 का हरगिज मतलब वॉल्यूम नहीं है, बल्कि ये स्पीड ऑफ फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक हमारे पास फाइनल रिलेशन आ चुका है। अब इस रिलेशन को हम समझते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि बज़ाहिर हमें यहाँ पे इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है कि ये जो एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है ये थोड़ा है, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब जितना मैस इधर से इंटर हो रहा है उतना ही बाहर आएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और ये ज्यादा है? होना तो ये चाहिए कि इधर से थोड़ा मैस इंटर हो और यहाँ से मैस क्या हो, ज्यादा बाहर आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना मैस इंटर होता है उतना ही मैस क्या करता है, इधर से लीव करता है। ऐसे क्यों होता है? अब होता ये है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो चाहे कम है, लेकिन जो पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड होंगे उनकी स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी। इसी तरह यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा है, लेकिन जो पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड होंगे उनकी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब दोनों का प्रोडक्ट लिया जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड का इस एंड पे और क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड का इस एंड पे जब प्रोडक्ट लिया जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मोल्ड करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा फिर जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी जी, स्पीड कम, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस इक्वेशन को मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है, इसको कुछ इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मेरे पास यहाँ पे एरिया 10 है और मेरे पास जो स्पीड है वो 2 है, इसका आंसर कितना आएगा, 20। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर एरिया मेरे पास 2 है और मेरे पास जो स्पीड है वो क्या है, 10 है, तो दोनों का आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इसलिए अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो मैं एक जनरल रिलेशन बना सकता हूँ विच इज ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि अगर किसी जगह पे किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे किसी भी पॉइंट पे अगर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है तो उसी की जगह उसी पाइप के अंदर क्या होगा, उसी पॉइंट पे उस फ्लूइड की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक ही नंबर आएगा, एक सेम वैल्यू आएगी। अब अगर गौर किया जाए तो यहां पे मैं इस रिलेशन को दोबारा लिख लेता हूं। ये रिलेशन मेरे पास आएगा ए और साथ में आ जाएगा v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जब मैंने एरिया का यूनिट लिया तो मेरे पास जो एरिया का यूनिट आया वो मीटर स्क्वायर, और साथ में मेरे पास स्पीड है और स्पीड का यूनिट हमें पता है किसके बराबर होता है, मीटर पर सेकंड के, और इट इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट। और यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा मीटर क्यूब, और सेकंड को मैं नीचे ले आता हूँ, इज इक्वल टू आ जाएगा अगेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो मीटर क्यूब है वो हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट होता है, और जो सेकंड है ये यूनिट होता है टाइम का। और ये जो इक्वेशन है इसका एक और मीनिंग भी बनता है, या इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम पर सेकंड या
फ्लो ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, या सिंपली हम इसको बोलेंगे फ्लो रेट। इसको हम नाम देंगे फ्लो रेट। अब फ्लो रेट क्या है कि जितना मैस यहां पे एंटर हो रहा है उतना ही पर सेकंड मैस क्या करेगा, दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इधर से इंटर हो रहा है तो 1 मीटर क्यूब ही वाटर क्या करेगा, इधर से लीव करेगा, और टाइम दोनों का सेम होगा। उसी लम्हे, उसी सेकंड, जिस सेकंड पानी इधर से इंटर हुआ उसी समय क्या करेगा, पानी उधर से लीव करेगा। अब इस सारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कुछ बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम यहाँ पे एक एनिमेशन देखते हैं। तो इसके एनिमेशन के अंदर क्या है कि एक आपको फ्लूइड, बहता हुआ फ्लूइड नजर आ रहा है एक पाइप के अंदर, और वो जो पाइप है वो एक जंक्शन के जरिए जोड़ा गया है जिसकी 2 साइड्स बन रही हैं। अब इसकी एक साइड को मैं क्या करता हूं, ऊपर की तरफ ले जाता हूं कुछ हाइट पे। तो अब भी आप देख रहे हैं कि दोनों के जो फ्लूइड्स के पार्टिकल हैं दोनों साइडों के, वो सेम स्पीड के साथ फ्लो कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि अगर मैं जो साइड ऊपर की तरफ ले गया हूं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देता हूं, तो अब जरा गौर करें कि जो आपके पास इंटर हो रहा है फ्लूइड, उसके पार्टिकल जो हैं, फ्लूइड के पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और जो हाइट पे है, थोड़ी हाइट पे है, और साथ ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड हैं वो क्या कर रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं ऐसा काम करूं कि मैं जो लोअर एंड वाली साइड है उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया और अपर साइड वाली जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाइप का, वो दोनों क्या कर दूं, सेम कर दूं, तो अब आपको नजर आ रहा है कि जो फ्लूइड जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है उसके पार्टिकल जो हैं वो अपर साइड और लोअर साइड पे भी क्या कर रहे हैं, सेम स्पीड के साथ फ्लो कर रहे हैं। तो जो इस चीज़ की इंडिकेट कर रहा है कि आप क्या करेंगे कि अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कम हो जाएगी, और अगर आप किसी जगह पे पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। और यही वजह है कि हम जब अक्सर लॉन के अंदर पानी वगैरह पाइप के जरिए लगा रहे होते हैं, तो जैसे ही अब उसका आगे से थंब लगाते हैं, उसको दबाते हैं, तो होता है कि हम उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें से जो निकलने वाला पानी है उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। तो इसी तरह क्या होता है कि अगर आप किसी एयर भी एक फ्लूइड की तरह होती है, हमने फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर एयर को भी, गैस को भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप किसी गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो अगर एक शीशा पूरी तरह से खुला होता है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और हवा उसके अंदर इंटर हो रही होती है, और उसको वो हवा आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन अगर आप शीशा थोड़ा सा बंद करते हैं तो आप उस विंडो का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हैं, और वो हवा क्या करती है, ज़्यादा तेज़ी से उस गाड़ी के अंदर इंटर होती है और वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।